तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, लुओ फेंग अपने सारे ट्रेजर रेड सी क्लोन बॉडी को देकर बाद में गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को ओरिजिनल स्टार में ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से बच निकलता है। थ्रोन रिंग अलायंस के मेंबर को गोल्डन सॉर्ड की ट्रेस भी नहीं मिलती है। और अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फेंग क्योस सिटी की ओर जा रहा होता है, जहाँ वो जाते हुए अपने पुराने फ्रेंड्स को मिस कर रहा होता है और बताता है कि कैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया करता था। पर अब इस बात को 10,000 साल हो गए हैं। उसे यकीन नहीं होता कि 10,000 साल उसकी आंखों के सामने से कितना जल्दी गुजर गए। फिर उसका सर्वेंट उसे बताता है कि हम क्योस सिटी में आ चुके हैं। अब क्योस सिटी में आने के बाद लुओ फेंग सबसे पहले अपने मास्टर क्योस सिटी लॉर्ड से मिलता है, जहाँ क्योस सिटी लॉर्ड उसकी तारीफ करते हैं कि फौरन ही मुसीबत से बचने के लिए उसने अपने क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया और बाद में जाकर दोबारा से अपनी डिवाइन एनर्जी से उस क्लोन को भी फॉर्म कर लिया। उसकी यह स्ट्रेटजी क्योस सिटी लॉर्ड को काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर वो पूछते हैं, तुमने तो गोल्डन सॉर्ड को भी अचीव कर लिया है, अब तुम उसे कैसे हैंडल करोगे? इस पर लुओ फेंग बताता है कि मेरे पास जो सॉर्ड है वो अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए इसका वैल्यू भी लिमिटेड है और अगर मैं इसे सेल भी करना चाहता हूँ तो मुझे कोई सुटेबल चैनल भी नहीं मिल रहा। इस पर क्योस सिटी मास्टर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम इस गोल्डन सॉर्ड को ह्यूमन रेस में कंट्रीब्यूशन के तौर पे दे दो और इसके बदले तुम्हें ट्रेजर पॉइंट्स मिलेंगे। सीन शिफ्ट होती है ट्रेजर कंट्रीब्यूशन हॉल में, जहाँ लुओ फेंग ब्लेड रिवर सॉर्ड बाहर निकालता है। एआई वॉइस उसे बताती है कि इस ट्रेजर के बदले तुम्हें 12 ट्रेजर पॉइंट्स मिलेंगे। लुओ फेंग, क्या तुम इस ट्रेजर को ह्यूमन रेस को देना चाहते हो? इस पर लुओ फेंग कहता है हाँ। फिर क्योस सिटी लॉर्ड उसे बताते हैं कि तुम्हें ट्रेजर के बदले ट्रेजर पॉइंट्स मिलेंगे, जिसे तुम क्योस सिटी के वेयर हाउस में उन पॉइंट्स को यूज करके अपने अकॉर्डिंग ट्रेजर बाय कर सकते हो। लुओ फेंग मन ही मन सोचता है कि मेरे पास रेड सी क्लोन बॉडी है जिससे मुझे डिवाइन एनर्जी मिलती है और फिलहाल मुझे कोई भी प्रीसियस रिसोर्स नहीं चाहिए और ना ही मेरे पास कोई स्पेशल सी कल्टीवेशन टेक्निक है, इसलिए मैं इन ट्रेजर पॉइंट्स को सही जगह पे यूज करूंगा। अब लुओ फेंग उस ट्रेजर हॉल में अपने लिए सुटेबल ट्रेजर देखने लगता है, जहाँ पे उसे सारे ट्रेजर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे चीपेस्ट डोमेन टाइप की ट्रेजर ही 16 ट्रेजर पॉइंट्स में मिल रही थी और इस ट्रेजर का नाम है 9 रॉड्स रिवर। अब लुओ फेंग परेशान होता है कि ये ट्रेजर तो 16 ट्रेजर पॉइंट्स में मिल रही है और उसे एक डोमेन टाइप की ट्रेजर चाहिए, और अब जाकर उसे समझ आता है कि ट्रेजर क्वालिटी पे ही एक्सपेंसिव होती है, ना कि क्वांटिटी मैटर करती है। फिर लुओ फेंग कहता है अब मैं और ज्यादा सोच नहीं सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि बाकी बचे पॉइंट्स के लिए वो अपने फ्लाइंग पैलेस यानी स्पेसशिप को भी ट्रेजर पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज कर लेगा। वो मन में कहता है, सीनियर चिन फेंग, आपने इस एंशिएंट स्पेसशिप को ट्रेजर साइट पे रखा था और फिर ये मेरे हाथ लग गई। मैं चाहता तो था कि मैं इस स्पेसशिप को काफी ज्यादा फेमस कर दूं, पर ऐसा लगता है कि अब मुझे सिल्वर ड्रैगन पैंथम स्पेसशिप को ट्रेजर पॉइंट के लिए एक्सचेंज करना होगा, और अगर फ्यूचर में कोई स्ट्रॉन्ग से पर्सन इस ट्रेजर को नहीं लेता है तब मैं वापस से इस ट्रेजर को अचीव कर लूंगा। और अब उसे फ्लाइंग पैलेस के बदले 4 ट्रेजर पॉइंट्स मिलते हैं और अब उसके पास टोटल 16 ट्रेजर पॉइंट्स हो जाते हैं, जिसके बाद वो ट्रेजर पॉइंट से 9 रोड रिवर्स डोमेन टाइप की ट्रेजर बाय कर लेता है। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग 9 रोड रिवर्स गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के साथ फ्यूज करके इस्तेमाल करके देखता है और बताता है कि 9 रोड रिवर एक डोमेन टाइप की ट्रेजर है जो कि आसानी से गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के साथ उसकी लो डोमेन के साथ आसानी से फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज हो जाने के बाद इसका पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस ट्रेजर से लुओ फेंग आसानी से फाइट और एस्केप कर सकता है और अब 9 रोड ट्रेजर उसके गोल्डन अरोरा मिरर को भी रिप्लेस कर सकती है, जिससे अब लुओ फेंग ओरिजिनल स्टार में और भी ज्यादा सिक्योर होकर एक्सप्लोर कर सकता है। पर ओरिजिनल स्टार में यूनिवर्स के काउंटलेस पावर हाउस मौजूद है, तो मेरे पास एक और ट्रेजर आ जाने से ऑब्वियस सी बात है कि मेरे अंदर इतना ज्यादा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है कि मैं आसानी से उन पावर हाउस का सामना कर सकूं। तभी उसे याद आती है कि उसके पास ब्लैक मेटल पीस के कोऑर्डिनेट्स भी है जो कि उसके टीचर सिटिंग माउंटेन गेज ने दिया था, इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि अब उसे 4th मेटल पीस को अचीव करना चाहिए, जिससे उसकी गोल्डन बेस की जेन लेवल दोबारा से ब्रेक थ्रू कर पाएगी। अब लुओ फेंग 1 महीने बाद पहुंच जाता है क्राफ्टमैन स्टार पे और इसी प्लेनेट पे 4th मेटल पीस है। फिर बवाता बताती है कि क्राफ्टमैन मास्टर काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि इसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे वो ट्रेजर को बना सकता है जो कि पूरे यूनिवर्स के ट्रेजर से बिल्कुल ही अलग होते हैं, और इन ट्रेजर को यूनिवर्स के काउंटलेस रेसेस भी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए क्राफ्टमैन मास्टर यूनिवर्स में एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी बन चुका है और इस प्लेनेट पे किलिंग करना बिल्कुल ही फॉरबिडन है और तुम्हारा ह्यूमन बॉडी के साथ वहाँ जाना थोड़ा अजीब रहेगा।
बेहतर होगा कि तुम अपने रेड सी ओशन बॉडी के साथ वहाँ पे जाओ। फिर लुओ फेंग अपने सारे ही ट्रेजर गोल्डन बीस्ट बॉडी में रख लेता है, क्योंकि क्राफ्टमैन स्टार अपने ट्रेजर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो क्राफ्टमैन मास्टर और उसके डिसाइपल उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ट्रिप आइस प्रिजन स्टार जितना डेंजरस नहीं होगा। फिर लुओ फेंग क्राफ्टमैन मास्टर के पैलेस के पास आता है और आते के साथ ही वो अपने फोर्थ मेटल पीस को सेंस कर पाता है, जो कि उसी पैलेस के अंदर से आ रही थी। अब लुओ फेंग आगे बढ़ रहा होता है, तभी कुछ कल्टीवेटर्स उसे रोक लेते हैं और बताते हैं कि यह क्राफ्टमैन मास्टर का होली पैलेस है। यहाँ पे क्राफ्टमैन मास्टर और उनके डिसाइपल रहते हैं और बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। उनको लग रहा था कि लुओ फेंग भी उनकी तरह क्राफ्टमैन मास्टर का डिसाइपल बनकर ट्रेजर क्राफ्ट करना सीखना चाहता है, इसलिए वो लुओ फेंग से कहते हैं तुम भी हमारी तरह यहाँ पे क्राफ्टमैन मास्टर का वेट करो। पर लुओ फेंग मन ही मन कहता है कि मुझे तो फोर्थ मेटल पीस की एग्जैक्ट लोकेशन इसी पैलेस के अंदर से आ रही है जहाँ पे क्राफ्टमैन मास्टर रहता है। अब बबाता उससे कहती है तुम एक यूनिवर्स मास्टर की नाक के नीचे से इतने आसानी से फोर्थ मेटल पीस को नहीं ला सकते, और अगर तुम्हें इस पैलेस के अंदर जाना है तो तुम्हें भी इनकी तरह यहाँ पे वेट करना होगा। तभी पैलेस के सामने क्राफ्टमैन मास्टर के कुछ डिसाइपल्स अपेयर होते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उनके मास्टर हाल ही में एक फ्रेंड से मिलने गए हैं और शायद उनके लौटने में 1000 साल इवन के 10,000 साल भी लग सकते हैं। तो अब तुम्हारी मर्जी, तुम सब यहाँ पे वेट करना चाहते हो या नहीं, ये तुम पे डिपेंड करता है। गुस्से में कुछ वॉरियर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कोई बेवकूफी होगा जो कि यहाँ पे इतने सालों तक क्राफ्टमैन मास्टर का वेट करेगा। इधर लुओ फेंग जैसे ही सुनता है कि क्राफ्टमैन मास्टर अभी क्राफ्टमैन स्टार पे नहीं है, इवन कि वो अपने पैलेस के अंदर भी नहीं है, ये सुनकर वो सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये उनके लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आगे हम देखते हैं लुओ फेंग फायर फ्लेम में ट्रांसफॉर्म होकर क्राफ्टमैन माउंटेन के हार्टलैंड में चला जाता है। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो स्पेस को लॉक किया गया है, इसका मतलब ये एरिया सिर्फ क्राफ्टमैन मास्टर के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इसलिए लुओ फेंग दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। इस और हम देखते हैं कुछ वॉरियर बात कर रहे होते हैं कि इस माउंटेन का हार्ट वाकई में काफी ज्यादा हॉट है, पर इसके बावजूद हम इतने लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, हमसे एक ट्रेजर भी क्राफ्ट नहीं हुआ, लगता है हमारा स्ट्रेंथ इनफ नहीं है। हमारे सीनियर ब्रदर यूनिवर्स वेंडेबल आसानी से वेपन को क्राफ्ट कर पाते हैं और लुओ फेंग एक स्टोन में ट्रांसफॉर्म होकर उनकी बातों को सुन रहा होता है और अब जाकर उसे पता चलता है कि माउंटेन हार्ट में उसके सीनियर ब्रदर वेपन क्राफ्ट कर रहे हैं, जिसे मैं फील भी कर पा रहा हूँ। फोर्थ मेटल पीस इसी माउंटेन के अंदर है। अब लुओ फेंग भी उनके साथ माउंटेन के अंदर चला जाता है। वो वॉरियर वेपन क्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं और लुओ फेंग को फील होता है कि ब्लैक मेटल पीस जस्ट इसके नीचे है, इसलिए लुओ फेंग और भी नीचे जाने लगता है। तभी बबाता उसे इन्फॉर्म करती है कि नीचे देखो कोई तो नीचे है। लुओ फेंग बताता है कि यहाँ पे क्राफ्टमैन मास्टर का एक और डिसाइपल है जो कि पूरी शिद्दत के साथ वेपन क्राफ्ट करने में लगा है। जो पहले उसे डिसाइपल मिले थे वो दोनों इतना पावरफुल नहीं थे, पर ये तीनों डिसाइपल यूनिवर्स ओवरलोड पे हैं। अगर मैं अचानक से फोर्थ मेटल पीस लेने की कोशिश करूंगा तो इनको पता चल जाएगी, इसलिए मुझे सही मौके का वेट करना होगा। और जैसे ही वो दोनों वॉरियर एक साथ अपने हैमर को मारते हैं, इसी पल में लुओ फेंग स्टोन में ट्रांसफॉर्म होकर नीचे गिर जाता है ताकि उनको शक भी ना हो। तीनों एक साथ फोकस करके ट्रेजर को क्राफ्ट करने में लगे थे। उसी पल लुओ फेंग बिल्कुल ही उनके करीब से होकर लावा के अंदर गिर जाता है और अब सीन शिफ्ट होती है माउंटेन हार्टलैंड के बॉटम एरिया में। अब लुओ फेंग बताता है कि यहाँ पे काउंटलेस एनर्जी फ्लेम्स हैं जो कि इन चेन से एक जगह पे इंजेक्ट किए जा रहे हैं। वैसे तो ये फ्लेम यूनिवर्स ओवरलोड को हार्म नहीं कर सकते, पर मुझे पक्का यकीन है कि इस फर्नेस के अंदर इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग फ्लेम मौजूद होगी। पर जैसे वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, लुओ फेंग की क्लोन बॉडी उन फ्लेम के द्वारा ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब उसे रियलाइज होता है कि वो फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इवन कि यूनिवर्स ओवरलोड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर। इवन कि अगर वो अपने रेड सी क्लोन बॉडी से भी ट्राई करे तब भी वो उसके अंदर नहीं जा सकता जब तक कि उसके पास कोई ऐसा ट्रेजर हो जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि क्लैमिटी आर्मर। और अब लुओ फेंग अपने रेड सी क्लोन बॉडी से माउंटेन हार्टलैंड के बॉटम एरिया में गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के क्लोन बॉडी को ले आता है और बताता है कि रेड सी क्लोन और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी की डिवाइन पावर और प्लस में क्लैमिटी आर्मर की पावर, इन सभी की डिफेंस से मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार फोर्थ मेटल पीस को नहीं ले सकता। और इस बार वो अपने गोल्डन बीस्ट बॉडी के साथ अंदर जाता है और बाहर से कॉन्टिन्यूअसली रेड सी क्लोन बॉडी अपनी डिवाइन बॉडी को ट्रांसफर कर रही होती है, जिससे कॉन्टिन्यूअसली गोल्डन बीस्ट क्लोन बॉडी को पावर मिल रहा था। अंदर इतना टेरिफाइंग
स्ट्रॉन्ग हीट होता है कि गोल्डन बीस्ट की क्लोन बॉडी पूरी तरह से रेड हो जाती है। बट स्टिल कैलामिटी आर्मर डिफेंस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने से बचा रहा था। बवाता उसे कहती है तुम्हारा डिवाइन बॉडी इंस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, तुम जल्दी से आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते हुए वो फ्लेम स्पेस में आ जाता है जहाँ उसे ब्लैक मेटल पीस दिखती है। वो फौरन ही उसे ले लेता है, पर इतने में ही उसकी बॉडी बर्न होने लगती है। इधर उसकी रेड सी क्लोन बॉडी भी नीचे गिर जाती है। अंदर लुओफेंग को पता चलता है कि एक्चुअल में ब्लैक मेटल पीस के पास एक सील बनी हुई है जिसे लुओफेंग ब्रेक कर देता है और फौरन ही ब्लैक मेटल पीस को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। अब तीनों ही बॉडी काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली उसने ब्लैक मेटल पीस को ले लिया। पर इतने में ही क्राउडमैन मास्टर काफी गुस्से में उसे कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे सील को ब्रेक किया। और अब जाकर लुओफेंग को समझ आता है कि जैसे उसने सील को ब्रेक किया, क्राफ्टमैन मास्टर को पता चल गया कि किसी ने उसके सील को ब्रेक किया है। अब क्राफ्टमैन मास्टर अलर्ट हो चुके हैं। वो स्पेस से ही अपना जायंट सा हाथ बढ़ाकर उस पर्सन को पकड़ना चाहते थे जिसने सील को ब्रेक किया है। ये देखकर डर से सारे ही बाकी वॉरियर्स क्राफ्टमैन मास्टर के सामने झुक जाते हैं। जबकि इस और गोल्डन बीस्ट उस माउंटेन से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक ही उसे एहसास होता है कि उसके सामने से काफी टेरिफाइंग स्ट्राइक होने वाला है। इवन के कैलामिटी आर्मर ने उस स्ट्राइक के काफी हद तक को ब्लॉक कर लिया। इसके बावजूद उसका डिवाइन बॉडी रैपिडली डिक्रीज हो रहा था और अब वो पूरी तरह से रेड सी क्लोन बॉडी पे डिपेंड था। अब रेड सी क्लोन बॉडी दोबारा से अपनी डिवाइन पावर गोल्डन बीस्ट क्लोन बॉडी को ट्रांसफर करने लगता है। पर इतने में ही क्राफ्टमैन मास्टर गोल्डन बीस्ट क्लोन बॉडी को पकड़ लिया था। ये देखकर बाकी सारे वॉरियर काफी ज्यादा शॉक होते हैं। इधर क्राफ्टमैन मास्टर कहता है कि तुम तो मेरे फुल फोर्स पाम अटैक से भी बच गए। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है जो कि मेरे पाम अटैक से भी बच गया। मुझे तुम्हें किल करना तो काफी ज्यादा आसान है। मैं तुम्हें तो काफी आसानी से किल कर सकता हूँ, पर अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि अब तुम सरवाइव कर पाओगे या नहीं। और वो उसे दूसरे चैनल में फेंक देते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होती है।